यो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज कर रहे हैं यहाँ पर फॉर सी इंटरमीडिएट मई 25 सितंबर 25 एज वेल एज जनवरी 26। तो मैं आप लोगों को फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। इस रिविजनरी सीरीज के कुछ फीचर्स आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। एक एक चैप्टर का हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिविजन करेंगे। सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे, इनकम टैक्स के भी और जीएसटी के भी। फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल रहे हैं और ये वाली रिविजनरी सीरीज रेलेवेंट है फॉर मई 25 सितंबर 25 एज वेल एज फॉर जनवरी 26, ठीक है। तो अगर आप लोगों का एग्जाम लेट्स से बाद में है, आप लोग इसको सितंबर 25 या जनवरी 26 के लिए देख रहे हो, तो भी ये वाली सीरीज कंप्लीटली आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। बट हाँ, सितंबर 25 के लिए और जनवरी 26 के लिए कुछ अमेंडमेंट्स भी आएंगे, तो वो अमेंडमेंट वीडियोस में यूट्यूब पर टाइम टू टाइम लाता रहूंगा। तो वो अमेंडमेंट वीडियोस से बस आप लोगों को अपने आप को अपडेट करना होगा, राइट। बाकी ये पूरी की पूरी रिविजनरी सीरीज आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे। तो हर चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज कराऊंगा। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को बुक से करने होंगे। अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हो या फास्ट ट्रैक बैच के भी स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों के पास बुक्स होंगी। अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट से जाकर बुक्स को परचेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक बार क्विकली शेड्यूल बता देता हूँ कि इनकम टैक्स का शेड्यूल और जीएसटी का शेड्यूल क्या होने वाला है, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बुक का लिंक, मैं एक्चुअली बुक का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, और जो गूगल ड्राइव का नोट्स वाला लिंक है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा और बुक का भी लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग बुक परचेज कर सकते हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को कर सकते हो। डन। तो ये इनकम टैक्स का शेड्यूल है। हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक्स वाला रिवीजन मैं आप लोगों का ऑलरेडी करवा चुका हूं, और हम लोग अब से रोज आप लोगों की टैक्स की क्लास होगी। मंडे और थर्सडे रात को 9 बजे क्लास हुआ करेगी, क्योंकि वो स्लॉट सारे एजुकेटर्स के साथ फिक्स्ड है। लेकिन बचे हुए दिनों में, बाकी दिनों में, क्योंकि बाकी एजुकेटर्स का रात को 9 बजे का टाइम स्लॉट फिक्स्ड होता है, तो इसलिए मैंने अपना टाइम शाम के 5 बजे का रख रखा है। तो ये आप लोग पूरा का पूरा अपना शेड्यूल देख सकते हो। एवरी डे देयर बी अ क्लास, चाहे वो सैटरडे हो चाहे वो संडे हो, क्लास आप लोगों की रोज होगी। ये इनकम टैक्स का शेड्यूल है। 4 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स खत्म होगा, और उसके बाद 5 अप्रैल से हम लोगों का जीएसटी शुरू हो जाएगा, और 19 अप्रैल तक हम लोगों का जीएसटी भी निपट चुका होगा, ठीक है। सेशंस आर प्री रिकॉर्डेड, लेकिन बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट लॉ के हिसाब से, जो कि मई 25 सितंबर 25 और जनवरी 26 के एग्जाम्स के लिए लॉ एप्लीकेबल है, यानी असेसमेंट ईयर 25-26, फाइनेंशियल ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 24-25, तो फाइनेंस एक्ट 2024 आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, और उसी के बेसिस पर सारे के सारे सेशंस रिकॉर्ड हुए हैं। तो द सेशंस आर प्री रिकॉर्डेड, सो डोंट वरी अबाउट इट कि लाइव नहीं है, लाइव नहीं है। लेकिन ये जो भी सेशंस हैं, ये सारे के सारे आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली रेलेवेंट हैं। डन। तो लेट्स बिगिन विद अ रिविजन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो चलिए सर, शुरू किया जाए अपना आज का मुद्दा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है, वो सेकंड हेड ऑफ इनकम है। हम लोगों ने कल 5 कैटेगरीज देखी थी। मैंने आपको बताया था कि 5 कैटेगरीज होती है। मैं एक बार फोन को साइलेंट पे कर दूं, आई वुड हेट इट टू रिंग और टू टिंग टुंग टुंग टुंग, ये कुछ भी करेगा ना तो ये मुझे मतलब बहुत ही तेज गुस्सा आ जाएगा, और फिर मैं गुस्से में आकर अगर फोन फेंक दूंगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। Alright, so let's talk about income from house property. अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज द सेकंड हेड, ठीक है। अब इसमें चार्जिंग सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 22। ये कहता है, अगर आप एक हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के अगर आप एक ओनर हो और आपने उसको किराए पर दिया हुआ है, अगर आप एक हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो और आपने उसको किराए पर दिया हुआ है, तो जो भी किराया आता है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होता है, वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो यहां पर हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। अपॉर्टिनेंट मतलब उसके आसपास वाली लैंड, ठीक है, जिस जमीन पर बिल्डिंग सिचुएटेड है वो, और उसके आसपास का प्रेमिसेस बेसिकली, ठीक है। तो बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। और दूसरा है, असेसी शुड बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। क्या अगर मैं किसी हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर लेकर फिर किराए पर दूं, तो उससे जो मुझे किराए वाली इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी। आई हैव जस्ट टेकन दिस हाउस प्रॉपर्टी ऑन रेंट एंड देन आई हैव गिवन इट ऑन रेंट। तो वट एवर रेंटल इनकम दैट आई विल डिराइव फ्रॉम दैट रेंटेड प्रॉपर्टी, वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगी? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या हो गया कि देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी, यानी देयर शुड बी अ बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू, एंड असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब
हमारे पास दो प्रकार की हाउस प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो होती है रेंटेड प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग प्यार से लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो लेट आउट प्रॉपर्टी से जो भी आपको रेंटल इनकम आएगी वो तो हमेशा ही टैक्सेबल होगी। और उसके बाद आती है आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर आपके पास होती है, इसका मतलब होता है कि आपने प्रॉपर्टी को खुद ही ऑक्यूपाई किया हुआ है, आपने इसको किसी को किराए पर नहीं दिया हुआ, राइट। अब जब आप प्रॉपर्टी को खुद अक्वायर करते हो, खुद ऑक्यूपाई करते हो, मतलब आप उसमें खुद रह रहे होते हो या उसको खुद यूज कर रहे होते हो, तो उसके दो यूजेस हो सकते हैं। या तो आप उसमें रहने के लिए यूज कर रहे हो, अगर आप उसमें रहने के लिए यूज कर रहे हो तब तो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आप उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। इग्नोर कहां पर किया जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। क्यों इग्नोर कर दिया जाएगा? क्योंकि ये जो बिजनेस के लिए जब आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी को यूज करते हो तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? इसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड के अंदर किया जाएगा, जहां पर इसको आपके एसेट में माना जाएगा और इस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आपके पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आप उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो उसको आप यहां पर इग्नोर करते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको रेजिडेंस के लिए यूज करते हो तो फिर देखो, अगर दो हाउस प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं, तब तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। एग्जेम्प्ट का मतलब उसकी नेट एनुअल वैल्यू निल हो जाएगी। नेट एनुअल वैल्यू क्या होती है वो अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं तो आपकी चॉइस पर कोई भी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज को आप एग्जेम्प्ट मान सकते हो, और बची हुई जितनी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होंगी उनको डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा। मतलब ये मान लिया जाएगा कि उनको किराए पर दिया हुआ है और उसके अलग रूल्स के हिसाब से उसका किराया निकालकर आपके हाथ में उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। लॉजिक बड़ा सिंपल है। सरकार कहती है कि देखो, खुद के रहने के लिए दो मकान से ज्यादा आपके पास नहीं होने चाहिए। आपके पास अगर दो से ज्यादा मकान है तो आप उसको किराए वगैरह पर दो, उससे जो भी इनकम आ रही है आप इनकम कमाओ। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास, मतलब आप के पास दो से ज्यादा मकान है और आप सब में खुद ही रह रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, तो उसका एक एकदम प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट है। बस इतना ही फॉर्मेट है, इतना ही आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग उस हाउस प्रॉपर्टी की लेते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है, अच्छा मैं आपको पहले बता देता हूं। एक सिंपल सा लॉजिक है। जितना भी आपको किराया मिलता है, जितना भी आपको किराया मिलता है, ठीक है, सपोज मेरे पास एक कोई हाउस प्रॉपर्टी है, लेट्स से मेरे पास एक कोई हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, उस हाउस प्रॉपर्टी से मुझे 30,000 रुपीज पर मंथ का किराया मिल रहा है। ठीक है, तो साल भर में मुझे कितना किराया मिल गया? 3,60,000 रुपए का मुझे साल भर में किराया मिल गया। इसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं जो भी आप म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करते हो। म्यूनिसिपल टैक्सेस मतलब हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, कुछ भी इस टाइप की जो भी टैक्सेस आप पे करते हो उनको हम लोग माइनस करते हैं, और फिर आती है हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू। फिर क्या आती है? नेट एनुअल वैल्यू। तो अब जब यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं तो उनको आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो, तो अभी आपको समझ में आ रहा है एग्जेम्प्ट करने का मतलब क्या हो गया? कि नेट एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी निल। नेट एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी निल। इसका फायदा क्या होगा वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि भले ही मैं 30,000 रुपए पर मंथ कमा रहा हूं, अपने किराएदार से बोला, अपने किराएदार से उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, मुझे 20,000 रुपए कैश में दे दे और मैं अपनी बुक्स में दिखाऊंगा सिर्फ 10,000 रुपए ही मेरा वो है, रिसीट है। ठीक है, 20,000 मैं ले पूरा 30,000 रहा हूं, लेकिन मैंने अपने किराएदार से क्या बोला कि तू एक काम कर, बैंक से मुझे सिर्फ 10,000 रुपए दे और 20,000 रुपए तू मुझे कैश में दे दे। अब वो कैश वाली रिसीट हो जाएगी, वो ब्लैक मनी हो जाएगा, उसको मैं अपने पास रखा रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, बर्गर्स खाऊंगा, पेप्सी मंगाऊंगा, पिज्जा मंगाऊंगा, ये सब करूंगा, और तुझे क्या करूंगा, ये मैं दिखा दूंगा कि मुझे सिर्फ 10,000 रुपए का इनकम हुई, 10,000 रुपए की रेंटल इनकम हुई। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरी कितनी हो गई? फिर 1,20,000 हो गई। अगर मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,20,000 हुई तो इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करूंगा और कम हो जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू और कम हो जाएगी, और नेट एनुअल वैल्यू में से एक दो चीजें और माइनस होती हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आती है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो फाइनली जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो तो और कम हो गई। यस, जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो तो और कम हो गई। तो सरकार ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दे दिया। सरकार ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दे दिया। सरकार ने कहा कि जितना तुमको ये एक्चुअल रेंट मिला है, या तो ये या फिर हमारे फॉर्मूला के हिसाब से जो भी एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, सरकार ने बोला
कि जो तुम्हें एक्चुअल रेंट मिल रहा है ये 1,20,000 रुपए, या तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से जो भी एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसी को तुम्हारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्सपेक्टेड रेंट या ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का पूरा फॉर्मूला यहां पर मैंने लिख के दिया हुआ है आप लोगों को। वी स्टार्ट विद द म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है जो म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो, राइट। फिर हम इसको कंपेयर करते हैं फेयर रेंट से। फेयर रेंट का मतलब होता है कि आपका मकान जिस लोकेलिटी में है उसी लोकेलिटी के बाकी मकानों का, सेम टाइप के मकानों का क्या रेंटल वैल्यू चल रही है, दैट इज नोन एज अ फेयर रेंट। फिर इन दोनों में से जो भी ज्यादा होता है, जो भी बड़ा होता है, उसको हम लोग यहां पर देखते हैं, इन दोनों में से जो भी बड़ा है वो। और उसके बाद हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर मेंशन होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से स्टैंडर्ड रेंट क्या कैलकुलेट किया जाएगा। तो जब हम इन दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वो देखते हैं, उसके बाद हम इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंट्रोल करते हैं और कंपेयर करते हैं, और इन दोनों में से जो भी कम आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो लोअर ऑफ 3 एंड 4, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, और इन दोनों में से जो भी ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से हम लोग म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आती है नेट एनुअल वैल्यू। और इसके अंदर से हम लोगों को सेक्शन 24 के दो डिडक्शंस मिलते हैं। एक तो ये जो नेट एनुअल वैल्यू आती है ना, यहां पर जो भी आती है, इसका फ्लैट 30% फ्लैट डिडक्शन इसका आपको मिल जाता है। दिस हैपेंस अंडर सेक्शन 24A। और अगर आपने प्रॉपर्टी के परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए या रिन्यूअल के लिए कोई भी लोन लिया हुआ होता है और उस लोन को आप रीपे करते हो, उस लोन का जब जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हो, उस इंटरेस्ट का आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 24B। तो इन दोनों डिडक्शंस के बाद आपके पास जो भी इनकम आती है वो आती है, जो वैल्यू आती है वो आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये आपकी टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, अब जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल होता है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, और इसके लिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। आप देखते हो रेंट रिसीव्ड मतलब जितना रेंट आपको मिला। जरूरी नहीं है ना कि एक साल में सारा का सारा रेंट आपको उसी साल मिल जाए। हो सकता है आपका किराएदार आपसे बोले कि यार ये इस महीने थोड़ी कड़की चल रही है, मैं आपको अगले साल दे दूंगा इसका रेंट। ठीक है, तो जितना रेंट आपको मिल गया वो तो रेंट रिसीव्ड, प्लस जितना रेंट आपको मिलने वाला है वो हो जाएगा रेंट रिसीवेबल, वो हो गया रेंट रिसीवेबल। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मकान, आपका जो किराएदार है वो बिना रेंट दिए भाग गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो किराएदार है वो बिना रेंट दिए भाग गया। अगर वो बिना रेंट दिए भाग जाएगा तो जो रेंट उससे मिलने वाला था, वो आपके लिए क्या हो गए, वो आपके लिए हो गई बैड डेट्स। वो एक तरह से आपके लिए हो गई बैड डेट्स, और उन बैड डेट्स को हम लोग यहां से माइनस करते हैं, और उसका नाम होता है अनरियलाइज्ड रेंट। उसका नाम क्या होता है, अनरियलाइज्ड रेंट। तो रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, और तब जाकर आपके पास ये वाली फिगर आती है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल की। ठीक है, तब जाकर आपके पास ये वाली वैल्यू आती है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल की। अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया कि अनरियलाइज्ड रेंट यहां पर माइनस करते हैं, ये माइनस करने की परमिशन आपको सरकार से तभी मिलती है अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कल वाली क्लास में कि इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ना है, इनकम टैक्स रूल्स भी पढ़ने हैं। तो इनकम टैक्स रूल्स के अंदर एक रूल नंबर 4 है। इनकम टैक्स रूल्स के अंदर एक रूल नंबर 4 है। वो रूल नंबर 4 बोलता है कि यार अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन देंगे, अदरवाइज हम अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन देंगे ही नहीं। वो 4 कंडीशंस कौन कौन सी हैं, यहां पर कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, नहीं यहां पर नहीं लिखा, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो 4 कंडीशंस कौन कौन सी हैं। पहली बात, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, मतलब जो किराएदार आपके मकान में रह रहा था वो अपनी मर्जी से रह रहा था, आपने जोर जबरदस्ती करके उसको अपने मकान में नहीं रखा था। दूसरा, टेनेंट शुड हैव वेकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी, कि आपका जो किराएदार है वो आपकी प्रॉपर्टी छोड़कर जा चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो है तब भी आप कह रहे हो अरे ये तो नहीं देगा, मुझे मालूम है बैड डेट होने वाला है तो उसको अनरियलाइज्ड रेंट करके माइनस कर दो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, आपका टेनेंट जो है वो प्रॉपर्टी अगर आपकी छोड़ के जा चुका है तभी आप कहोगे कि हाँ ये अनरियलाइज्ड रेंट है। तीसरी कंडीशन, टेनेंट शुड नॉट बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ योर्स। मतलब सपोज मेरे पास यहां पर 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रयागराज में एक नोएडा में। प्रयागराज में पहले मेरा किराएदार रह रहा था, अब उसने कहा कि नहीं नहीं सर मैं यहां से जा रहा हूं, मैं आपकी नोएडा वाली प्रॉपर्टी में रहूंगा, और प्रयागराज वाला रेंट उसने अभी दिया नहीं है, तो क्या हो गया, दे देगा ना, अभी भी तो मेरी ही नोएडा वाली प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो मैं उसे कह दूंगा भाई प्रयागराज वाला भी किराया तेरा बाकी है, तो वो दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इसमें हल्ला मचाना शुरू कर दूं, नहीं नहीं प्रयागराज वाला रेंट तो इसने दिया नहीं, भाग गया और वेकेट कर दी, प्रॉपर्टी वेकेट कर दी, तो ये तो मेरे अनरियलाइज्ड रेंट हो गया, तो मेरे बैड डेट्स हो गई, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी।
ठीक है, ये बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। तो अब यहां पर क्या सरकार कहती है, तो ये तीसरी कंडीशन आ गई कि द टेनेंट शुड नॉट बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ योर्स। और चौथी कंडीशन आती है कि अगर ये सब कुछ हो गया, मतलब टेनेंसी बोनाफाइड थी, टेनेंट ने आपकी प्रॉपर्टी वेकेट कर दी, टेनेंट आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी पे नहीं रह रहा है, तो हैव यू टेकन ऑल द लीगल मेजर्स, हैव यू टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू एंश्योर द रिकवरी ऑफ द अनरियलाइज्ड रेंट। मतलब जितना भी रेंट आपका अनरियलाइज्ड है उसकी रिकवरी के लिए क्या आपने प्रॉपर रीजनेबल स्टेप्स लिए हुए? अगर ये चारों चीजें हो जाती हैं फिर भी आपको पैसा नहीं मिलता है तो हम अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन अलाउ करेंगे, अदरवाइज अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, बस ये वाली चीज हो जाती है। तो देखो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल में रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, तो ये आता है आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। फिर deduction of municipal taxes is allowed only if they are actually paid. Also payment should be made by the owner not by the tenant. Okay, yes, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो आपकी आ गई। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से यहां पर जो मैं कह रहा हूं म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, ये म्यूनिसिपल टैक्सेस का रिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर ये एक्चुअली पे हुए हैं। जब भी आप पे करोगे तब उसका रिडक्शन मिलेगा और ओनर को पे करना चाहिए, टेनेंट को नहीं। अगर मान लो मेरा मकान है और मेरे किराएदार ने ही म्यूनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट कर दिया तो मेरा खर्चा थोड़ी हुआ, तो मैं उसका डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकता हूं? मैं उसका डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकता। ठीक है, तो मेरा मकान है, आई शुड हैव पेड द म्यूनिसिपल टैक्सेस। मतलब अगर इस साल का पे नहीं किया है तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं पे कर दूंगा ना यार, डिडक्शन तो दो। नहीं, तो सरकार कह रही है भाई जब तू पे करेगा तब ले लियो रिडक्शन, अगर अगले साल में पे करूंगा अगले साल मुझे उसका रिडक्शन मिल जाएगा। और दूसरी चीज, म्यूनिसिपल टैक्सेस शुड बी पेड बाय द ओनर नॉट बाय द टेनेंट। ठीक है, उसके बाद अब देखो मेरे ख्याल से ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। म्यूनिसिपल वैल्यू, वैल्यू एज पर म्यूनिसिपैलिटी रिकॉर्ड्स, फेयर रेंट, वैल्यू ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम लोकेलिटी, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, एक्चुअल रेंट हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया, म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गया, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। इसमें समझाने का कुछ है नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अब डिटेल्ड डिस्कशन यहां पर होने वाला है, सारा का सारा खेल ही इंटरेस्ट ऑन लोन का है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने आपको बताया कि लोन आप किन किन चीजों के लिए ले सकते हो। आप लोन ले सकते हो या तो परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए या रेनोवेशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, लोन कहां से ले सकते हो? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, कहीं से भी आप लोन को ले सकते हो। इंटरेस्ट डिडक्शन बेसिस क्या है? दिस इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। जैसे अभी हम लोगों ने म्यूनिसिपल टैक्सेस का देखा था ना कि म्यूनिसिपल टैक्सेस का रिडक्शन आपको तभी मिलता था जब आप एक्चुअली पे करते थे। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स का रिडक्शन आपको तभी मिलता था जब आप उसे एक्चुअली पे करते थे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन आपको ड्यू बेसिस पर भी मिल जाएगा। मतलब इफ द इंटरेस्ट इज ड्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड इवन इफ यू हैवंट पेड इट यू विल स्टिल गेट द रिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर 24-25 इटसेल्फ। ठीक है, फिर एक होता है पीनल इंटरेस्ट। पीनल इंटरेस्ट मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब अगर आपने लोन लिया मकान के लिए और आप उस पर इंटरेस्ट देने वाले थे लेकिन आपने इंटरेस्ट दिया नहीं और बैंक ने उस इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट लगा दिया, मतलब एक तरह से पीनलाइज कर दिया, आपको एक पेनल्टी लगा दी, तो क्या उस पीनल इंटरेस्ट का भी आपको रिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो पीनल इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अच्छा, फ्रेश लोन फॉर अर्लियर लोन। अब क्या होता है कई बार कि सपोज मैंने होम लोन लिया, मैंने मकान के परचेज के लिए लोन लिया, लोन मुझे मिला सपोज 10% के इंटरेस्ट के रेट पर। ठीक है, अब मुझे 2 साल अब मुझे थोड़े टाइम के बाद पता चला कि अरे मुझे किसी और बैंक से तो 8% के रेट पर लोन मिल जा रहा है, मुझे किसी और बैंक से 8% के लोन पर 8% के रेट पर लोन मिल जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे बैंक से 8% के रेट पर लोन लूंगा और उस लोन से ये पहले वाला लोन चुका दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा 2% का फायदा हो जाएगा ना। मैंने सपोज लेट्स से 10 लाख रुपीस का लोन लिया, 10 लाख रुपीस का लोन लिया मैंने बैंक ए से और उस पर 10% का इंटरेस्ट जा रहा है, राइट। मुझे 2 महीने बाद पता चला अरे यार बैंक बी तो मुझे सिर्फ 8% के रेट पर लोन दे देगा। तो मैंने बैंक बी से 10 लाख रुपीस का लोन लिया और मैंने ये 10 लाख रुपीस यूज करके वो पुराना वाला लोन रीपे कर दिया। लेकिन अब ये बैंक बी से 10 लाख रुपए का लोन तो है मेरे पास और इस पर मुझे 8% के रेट से इंटरेस्ट भी देते रहना पड़ेगा। तो क्या ये 8% का इंटरेस्ट जो मैं दूंगा इसका डिडक्शन मुझे यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन वाले सेक्शन में मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला लोन एक तरह से इनडायरेक्टली आपने मकान के लिए तो लिया ना भाई। पहले बैंक से आपने लोन लिया था, मकान के लिए लिया था, उसको रीपे करने के लिए आपने दूसरा लोन लिया, तो एक तरह से पहले वाला लोन तो नलिफाई हो गया और जो दूसरे लेन से और जो दूसरे उससे आया हुआ है, दूसरे बैंक से जो लोन आया हुआ है, वो एक तरह से मान लिया जाएगा कि वो आपने मकान के परचेज या कंस्ट्रक्शन या रिपेयर या रेनोवेशन के लिए लिया है और उसका आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। लिमिट ऑफ डिडक्शन,
लिमिट ऑफ डिडक्शन, कितने रुपए तक का इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको रिडक्शन मिलेगा। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तब तो फुल इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 5 करोड़ रुपए का भी इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हो आपको उसका भी रिडक्शन मिल जाएगा, बशर्ते द प्रॉपर्टी इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब आपको किराया आ रहा है, राइट। तो दैट इज द, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो फुल इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो क्या होगा? अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो न्यू स्कीम यानी डिफॉल्ट स्कीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिफॉल्ट स्कीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन ऑप्शनल स्कीम में आपके पास दो तरीके होंगे। अगर आपने लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, और कंस्ट्रक्शन लोन लेने के 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया है, तो आपको 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपने रिपेयर्स, रिन्यूअल्स या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो आपको सिर्फ 30,000 रुपए तक का ही डिडक्शन मिलेगा, आपको सिर्फ 30,000 रुपीज तक का ही डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट्स स्टेट है। न्यू स्कीम में तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता, न्यू स्कीम यानी डिफॉल्ट स्कीम, इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन लोन और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कोई डिडक्शन नहीं मिलता। लेकिन ओल्ड स्कीम में आपको इसका रिडक्शन मिलता है। ओल्ड स्कीम में दो केसेस हैं। अगर आपने लोन 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद लिया था, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, रिपेयर्स रिन्यूअल्स के लिए नहीं, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, और अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था तो लोन लेने के 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो रही हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा। अदरवाइज आपको सिर्फ 30,000 रुपए तक का लोन का डिडक्शन मिलेगा। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो अलग अलग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हो। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 2 लाख रुपए बन रहा हो और दूसरी पे 30,000 बन रहा हो, तो आपका हो सकता है मन करे कि अरे मुझे तो 2,30,000 रुपीज का रिडक्शन मिल जाएगा, बट द आंसर इज नो। सारी की सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज मिलाकर इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता ऑप्शनल स्कीम में, ठीक है। डिफॉल्ट स्कीम में तो है ही नहीं, राइट। एंड दैट्स इट। बाकी किसी भी और एक्सपेंस का आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। इंश्योरेंस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सपेंसेस, पार्किंग चार्जेस, सोसाइटी चार्जेस, किसी का आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, बिकॉज इट इज अज्यूम्ड कि यहां पर ये जो आपको 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू का डिडक्शन दे रहे हैं तो 30% के अंदर अंदर सब कुछ कवर हो गया है। अब यहां पर एक डाउट आता है कि सर व्हाट इफ 30% के अंदर सब कुछ कवर नहीं हुआ, मान लो हमारा जो आ रहा है ये सारे के सारे बाकी एक्सपेंसेस आ रहे हैं 30% से ज्यादा आ रहे हैं, तो उसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट या प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। अब इसका पहले आप लोग लॉजिक समझना, ठीक है, इसका आप लोग यहां पर लॉजिक समझना। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट या प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट का लॉजिक क्या है? सपोज 1 अप्रैल 2021 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, सपोज 1 अप्रैल 2021 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और कंस्ट्रक्शन चलता रहा, दिस इज 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24 एंड 31 मार्च 25, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहां से स्टार्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ यहां पर कहीं पर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ यहां पर कहीं पर, लेट्स से दिस इज 30th सितंबर 23, लेट्स से यहां पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, ठीक है। लेट्स से यहां पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अब जब आपने कंस्ट्रक्शन यहां से स्टार्ट किया तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने लोन भी यहीं से ले लिया, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने लोन भी यहीं से ले लिया, ठीक है। अब जब आपने लोन यहां से लिया तो आप यहीं से इंटरेस्ट देना शुरू करोगे, लेकिन आपके पास मकान तो है ही नहीं, क्योंकि मकान तो यहां पर जाकर कंप्लीट हो रहा है, मकान का कंस्ट्रक्शन तो यहां पर जाकर कंप्लीट हो रहा है, पर लोन आप ले चुके हो। तो लोन पे जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, क्योंकि आप यहां पर भी इंटरेस्ट पे करोगे, यहां पर भी इंटरेस्ट पे करोगे, यहां पर भी इंटरेस्ट पे करोगे, तो जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा? आपने कुछ इंटरेस्ट यहां पर पे किया, कुछ इंटरेस्ट यहां पर पे किया, कुछ इंटरेस्ट यहां पर पे किया, चलो यहां के बाद से मकान आ गया एग्जिस्टेंस में, तो अब आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन 24B में इसका आपको रिडक्शन मिल सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट दैट यू इनकर्ड हियर, हियर एंड हियर, इसका कैसे होगा? तो इसके लिए लॉ कहता है, देखो बड़ा सिंपल है, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना,
फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो हम मानेंगे कि सिर्फ यहां से यहां तक का ही इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर लेकिन यहां से यहां तक भी तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। ना होने दो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? यहां से यहां तक का जो भी इंटरेस्ट इनकर होगा उसका डिडक्शन आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है ना, यहां से यहां तक में तो प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो अब प्रॉपर्टी अगर बन चुकी है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन हो सकती है। तो यहां पर जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया होगा या इस पीरियड का जो भी इंटरेस्ट आया होगा उसका रिडक्शन आपको सिंपली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से मिल जाएगा इस वाले साल के अंदर। तो लॉ कहता है कि जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके एक साल, मतलब उस जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल को छोड़ दो, उससे पिछले साल तक का पीरियड ही हम मानेंगे दैट दिस इज अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या प्री एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, उससे पिछले साल तक का पीरियड ही हम लोग मानेंगे कि दिस इज अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या प्री एक्विजिशन पीरियड। तो ये वाला जो पीरियड है, ये वाला जो पीरियड है, दिस इज द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये माना जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ये माना जाएगा। ठीक है, और इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में सपोज आपने 50,000 रुपीज का रेंट पे किया, 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में टोटल दोनों सालों का मिला के सपोज आपने 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया। अब इस 50,000 रुपीज का रिडक्शन आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 23-24। मतलब 23-24 में आपको 10,000 का रिडक्शन मिलेगा, फिर 24-25 में आपको 10,000 का रिडक्शन मिलेगा, फिर 25-26 में आपको 10,000 का रिडक्शन मिलेगा, 26-27 में आपको 10,000 का रिडक्शन मिलेगा, और 27-28 में भी आपको 10,000 का रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, 27-28 में भी आपको 10,000 का रिडक्शन मिल जाएगा। 23-24 में जो भी इंटरेस्ट इनकर हो रहा है उसका रिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले इंटरेस्ट का 1/5 पोर्शन आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 24-25 में जो भी इंटरेस्ट आपने इनकर किया उसका रिडक्शन तो आपको मिलेगा, पूरा मिलेगा, साथ ही साथ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले इंटरेस्ट का भी 1/5 आपको यहां पर मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको मिलता है। ध्यान रखने वाली बातें दो हैं, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस साल को पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा, उससे जस्ट एक साल पहले तक के पीरियड को ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट माना जाएगा। और दूसरी बात, जो भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होगा उसका रिडक्शन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड। आई होप ये वाली बात सब लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है। हम लोग आते हैं अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर, एंड दिस इज देयर अ वैकेंसी फॉर समबडी लाइक मी, cause I think तू ही मेरी डेस्टिनी, इज देयर अ वैकेंसी। कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, आराम से आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वैकेंसी का मतलब होता है जब आपके मकान में कोई रहने के लिए आया ही नहीं, आप उसमें खुद नहीं रह रहे हो, आपने उसको किराए पर चढ़ा के रखा हुआ है लेकिन वहां पर कोई रहने आया ही नहीं। जैसे कोविड के टाइम में बहुत सारे मकान जो है वो वेकेंट पड़े हुए थे क्योंकि सब अपने अपने घर चले गए थे बोरिया बिस्तर बांधकर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी का मतलब क्या हो जाता है, वैकेंसी का मतलब है कि आपने मकान को किराए पर दिया हुआ है लेकिन कोई रहने के लिए ही नहीं आया है, कोई रहने के लिए ही नहीं आया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सपोज आप मकान का किराया चार्ज कर रहे हो 30,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो 12 महीने के हिसाब से 30,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 3,60,000 रुपए। 12 महीने के हिसाब से हो गया 3,60,000 रुपए। लेकिन पता लगा 5 महीने के लिए तो कोई रहने ही नहीं आया, 5 महीने के लिए कोई रहने ही नहीं आया। तो एक्चुअल में आपको मिला कितना, आपको मिला 30,000 इंटू 7। ठीक है, आपको मिला कितना, 30,000 इंटू 7। तो 30,000 इंटू 7 आपको मिला कितना, 2,10,000 रुपए। आपको मिला 2,10,000 रुपए। मुझे एक बात बताओ, जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला फॉर्मेट बनाओगे तो एक्चुअल रेंट मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे ना 2,10,000 रुपीज। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप क्या लिखोगे, 2,10,000 रुपीज लिखोगे, यस और नो? ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप 2,10,000 रुपीज लिखोगे, मतलब ये आपका बेसिकली एक्चुअल रेंट है ना। आपका जो एक्चुअल रेंट है वो कितना है, वो है 2,10,000 रुपीज।
वो है 2,10,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि 5 महीने आपका मकान खाली पड़ा रहा, क्योंकि 5 महीने आपका मकान खाली पड़ा रहा, राइट। मान लो एक्सपेक्टेड रेंट जो आ रहा है, मान लो जो एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है वो आ रहा है 2,50,000 रुपीज। मान लो जो एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है वो आ रहा है 2,50,000 रुपीज। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वो होती है ना। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 2,50,000 रुपीज। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगी? 2,50,000 रुपीज। ये तो नाइंसाफी हो गई भाई, मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था इसलिए तो 2,10,000 रुपीज आए। अब आप जबरदस्ती कह रहे हो कि नहीं नहीं 2,50,000 रुपीज है तुम्हारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो इसके चक्कर में तो मेरी इनकम बढ़ा दी आपने और इसके चक्कर में ज्यादा टैक्स आप लोगे, तो ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो सरकार ने कहा कि यार तुम चिंता मत करो, एकदम बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बताता हूं तुमको, ठीक है, एकदम बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। देखो तुम कह रहे हो कि 7 महीनों में तुमको 2,10,000 रुपए मिला, ठीक है, इसी रेट पर अगर तुम 5 महीने के लिए और रेंट पर देते मकान तो तुमको कितना रेंट मिल जाता बताओ तुम। तो हम लोग बोलते हैं कि वेकेंसी पीरियड पर अगर मैं रेंट में देता, वेकेंसी पीरियड अगर मान लो वेकेंसी पीरियड नहीं होता और मैं उसको मकान को किराए पर देता तो मैं तो 30,000 रुपए चार्ज कर रहा हूं ना। 5 महीने के लिए मकान वेकेंट पड़ा हुआ था तो 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 3 5 15, 1.5 लाख रुपए और आ जाता मेरे पास, मेरे पास 1.5 लाख रुपए और आ जाता। और मेरा एक्चुअल रेंट हो कितना जाता? मेरा एक्चुअल रेंट हो जाता 2,10,000 प्लस 1,50,000। मेरा एक्चुअल रेंट कितना हो जाता? मेरा एक्चुअल रेंट हो जाता 2,10,000 प्लस 1,50,000। मेरा एक्चुअल रेंट 3,60,000 रुपीज हो जाता। मेरा एक्चुअल रेंट 3,60,000 रुपीज हो जाता। और आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? आपका एक्सपेक्टेड रेंट तो 2,50,000 रुपीज है। तो भाई ग्रॉस एनुअल वैल्यू तब तो मैं 3,60,000 रुपीज लेता ना। ध्यान से सुनना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में तब क्या लेता? मैं तब तो 3,60,000 रुपीज लेता, ठीक है। वो तो वेकेंसी के चक्कर में मुझे पैसा नहीं मिला, इसीलिए मेरा जो एक्चुअल रेंट है वो आपके एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है। मैं कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूं, मैं कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूं, मेरे मन में कोई चोरी थोड़ी है भाई। मकान वेकेंट नहीं होता, अगर अगर मकान वेकेंट नहीं होता 7 महीनों के हिसाब से, मतलब 7 महीनों में 2,10,000 का रेंट आया, 5 महीने मान लो मकान वेकेंट नहीं होता तो 1.5 लाख रुपए का और रेंट आ जाता, तो टोटल 3,60,000 रुपए का रेंट आता ना। तो मैं तो आपको तब क्या बताता? मैं आपको तब कहता कि नहीं नहीं मेरा एक्चुअल रेंट 3,60,000 रुपीज है और मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3,60,000 रुपीज होती। अभी वेकेंसी की वजह से ही तो रेंट कम आ रहा है, मेरे मन में कोई चोरी थोड़ी है, मेरे मन में कोई चोरी थोड़ी है। तो सरकार ने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, तो तुम्हारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये 2.5 लाख नहीं लेंगे, तुम्हारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,10,000 ही मान ली जाएगी। तुम्हारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,10,000 रुपए ही मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में कोई चोरी नहीं है, तुम्हारे मन में कोई चोरी नहीं है। तो एकदम सिंपल सा एक फॉर्मूला बनता है कि अगर वेकेंसी होती है तो आपको चेक करना है अपना एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट, ठीक है। मतलब जितना आपको मिला, आप कह रहे हो कि आपको मिला, प्लस वेकेंसी रेंट। वेकेंसी रेंट मतलब जितना आपको मिल सकता था अगर वेकेंसी नहीं होती तो, जितना आपको मिल सकता था अगर वेकेंसी नहीं होती तो अगर वेकेंसी नहीं होती तो वो वाला रेंट देख लो, जितना आपको मिला वो देख लो। अगर ये एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है या उससे बड़ा है, जैसे हम लोगों ने यहां पर देखा तो ये एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा आ गया था, ठीक है। तो अगर ये एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है या उससे ज्यादा है तो मतलब मेरे मन में कोई चोरी नहीं है। और अगर मेरे मन में कोई चोरी नहीं है तो मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? जो मुझे एक्चुअल रेंट मिला वो, क्योंकि मेरे मन में कोई चोरी नहीं है ना। मैंने आपको इसलिए आज की क्लास में भी स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को ये वाले लॉजिक क्यों बताया कि ये फॉर्मूला क्यों बनाया सरकार ने, जिससे लोग चोरी ना करें। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सरकार को बनाने की जरूरत ही नहीं थी अगर लोग चोरी ना करते। लोग चोरी करते हैं तो सरकार को लॉज बनाने पड़ते हैं, सरकार को फॉर्मूलेज बनाने पड़ते हैं, ठीक है। एकदम सीधी सी बात है। तो अगर एक्चुअल रेंट और वेकेंसी रेंट मिलाकर एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर आ रहा है या उससे बड़ा आ रहा है तो फिर सरकार को पता चल जाएगा मेरे मन में कोई चोरी नहीं है और मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या ले ली जाएगी? वही जो मुझे रेंट मिला, मतलब एक्चुअल रेंट को ही मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम आया तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सपेक्टेड रेंट। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब सरकार को पता चल जाएगा भाई तेरे मन में चोरी है, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेकेंसी, ठीक। अब आओ अगला कॉन्सेप्ट आता है हम लोगों के पास यहां पर, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज। इसका मतलब क्या हो जाता है? जैसे सपोज मेरे पास एक 3 BHK का मकान है, ठीक है। सपोज मेरे पास एक 3 BHK का मकान है, उनमें से 2 कमरों में मैं रह रहा हूं और एक कमरे को मैंने किराए पर दे दिया,
ठीक है, तो 100% ऑफ द एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी, 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी आई एम स्टेइंग इन एंड 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी आई हैव लेट इट आउट। 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी को मैंने लेट आउट कर दिया, या मैं खुद एक कमरे में रह रहा हूं, 2 कमरे को मैंने लेट आउट कर दिया, वगैरह वगैरह। तो पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी लेट आउट की है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं की है, पार्टली मैंने अपनी प्रॉपर्टी को पार्टली लेट आउट किया है और एरिया उसका लेट आउट किया है। ठीक है, एरिया मतलब टोटल एरिया का कितना पोर्शन में मैं खुद रह रहा हूं और कितने पोर्शन को मैंने लेट आउट कर दिया, दिस इज नोन एज पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज। अब देखो, जो लेट आउट पोर्शन है तो उसको तो लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह से माना जाएगा। एक्चुअल रेंट अप्लाइज ओनली टू एलओपी। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तरह से माना जाएगा और उसमें एक्चुअल रेंट का कोई डिवीजन हो ही नहीं सकता। अभी हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन्हें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी के बीच में हमें डिवाइड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया। एक्चुअल रेंट डिवाइड नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो रेंटेड पोर्शन का ही आपको मिलेगा। लिमिट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो जो लेट आउट प्रॉपर्टी वाला पोर्शन होगा उस पर तो कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड। लेकिन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी उसमें ऑप्शनल स्कीम यानी ओल्ड स्कीम में मैक्सिमम डिडक्शन आपको 30,000 या 2 लाख रुपीस का मिलेगा और न्यू स्कीम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी इसमें। और मैं एक काम करता हूं कि इस फाइल को डुप्लीकेट कर लेता हूं, जिससे मैं एक उस पर लिखूंगा और एक उससे क्वेश्चन पढ़ूंगा, एक इंस्टेंस पे लिखूंगा और एक इंस्टेंस पे मैं वो कर लूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 तो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दे दिया। आओ ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। मिस्टर एक्स ओन्स वन रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई। इनके पास मुंबई में एक रेजिडेंशियल हाउस है। द हाउस इज हैविंग 2 आइडेंटिकल यूनिट्स। First unit of the house is self-occupied by Mr. X and another unit is rented for 8,000 rupees per month. ठीक है, तो पूरे के पूरे मकान में 2 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में तो वो खुद रह रहे हैं और दूसरे यूनिट को उन्होंने किराए पर दे दिया है। तो फर्स्ट यूनिट में अगर वो खुद रह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि 50% ऑफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 50% ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट, राइट। और जो रेंट है वो कितने रुपए का मिल रहा है, वो 8,000 रुपए का मिल रहा है। ओके, द रेंटेड यूनिट वॉज वेकेंट फॉर 2 months ड्यूरिंग द ईयर। भाई साहब यहां तो वेकेंसी का भी कॉन्सेप्ट आ गया। The rented unit was vacant for 2 months during the year. ठीक, the particulars of the house for the previous year 24-25 are as under. Standard rent 162, municipal valuation 190, fair rent 185, municipal taxes paid by Mr. X 15% of the value, municipal value, light and water charges, interest on borrowed capital, lease money, insurance charges, repairs. Compute income from house property for Mr. X for assessment year 25-26 if he exercises the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC 1A. तो जब भी ये लिखा हुआ है ना, if he exercises the option of shifting out of the default tax regime, इसका मतलब अब ये ओल्ड स्कीम में जा रहा है। ठीक है, तो ओल्ड स्कीम में हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट सब कुछ 50-50 होगा, राइट। म्यूनिसिपल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तो कुछ नहीं आएगी, लेट आउट प्रॉपर्टी की क्या आएगी, देखो टोटल पूरी प्रॉपर्टी की 1,90,000 रुपीज है, तो लेट आउट वाले पोर्शन की कितनी आएगी, 190 डिवाइडेड बाई 2, 1,90,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 95,000 रुपीज। तो ये आ गया आपका 95,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आप देखो म्यूनिसिपल वैल्यू के बाद क्या आता है, फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है आपका, 185 है, तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 185 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना है, 92,500 रुपीज, 92,500 रुपीज। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले प्रॉपर्टी में पोर्शन में कुछ भी नहीं आता है, राइट। यहां पर हम लोग देखेंगे विच एवर इज हायर, यहां पर हम लोग देखेंगे विच एवर इज हायर, तो 95 या 92,500 रुपीज विच एवर इज हायर, तो इसमें क्या आ जाएगा, 95,000 ये आ जाएगा, और यहां पर तो कुछ भी नहीं। ठीक है, यहां पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट इज 1,62,000 रुपीज, तो 1,62,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 2 ये कितना हो गया, 81,000 रुपीज हो गया। तो दिस इज स्टैंडर्ड रेंट 81,000 रुपीज, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड रेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है इनमें से जो भी लोअर होता है, तो लोअर आ गया आपका 81,000 रुपीज, 81,000 रुपीज। अब हम लोगों को एक्चुअल रेंट देखना है, अब हमें एक्चुअल रेंट देखना है। तो लेट आउट प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहा है आपका 8,000 रुपए पर मंथ, लेकिन ये 2 महीने के लिए प्रॉपर्टी वेकेंट रही थी,
तो सिर्फ 10 ही महीने के लिए मिला होगा, तो यानी यहां पर कितना आ जाएगा, 80,000 रुपीज आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 80,000 रुपीज आ जाएगा। और क्योंकि ये वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो यहां पर तो कुछ होगा नहीं, यहां पर तो कुछ होगा नहीं। इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी 0 है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड भी कुछ नहीं है, और नेट एनुअल वैल्यू इसकी नील आएगी। ठीक है, अब जो लेट आउट पोर्शन है उसमें आप देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, दिस और दिस विच एवर इज हायर। ध्यान से सुनना, ये अभी तक चलता हुआ आ रहा था दिस और दिस, यानी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर, उसके हिसाब से 81,000 रुपीज यहां पर आना चाहिए, उसके हिसाब से 81,000 रुपीज यहां पर आना चाहिए। लेकिन आप इसको लॉजिकली सोच के देखो कि भाई प्रॉपर्टी 10 महीने के लिए ही किराए पर थी, प्रॉपर्टी 10 महीने के लिए ही किराए पर थी। अगर मान लो प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने के लिए किराए पर रहती, अगर प्रॉपर्टी पूरे 12 महीनों के लिए किराए पर रहती, तो 8,000 इंटू 12 96,000 रुपीज आता एक्चुअल रेंट। तो मैं यहां पर क्या लिखता, 96,000 रुपीज लिखता, और फिर इन दोनों में से जो भी हायर होता उसके हिसाब से यहां पर 96,000 रुपीज आता। तो क्या मेरे मन में कोई चोरी है? नहीं, एक्चुअल रेंट और वेकेंसी रेंट मिलाकर एक्सपेक्टेड रेंट से तो ज्यादा ही आ रहा है ना, तो मेरे मन में तो कोई चोरी है ही नहीं, वो तो मकान खाली पड़ा हुआ था, इस वजह से ही तो मुझे रेंट नहीं मिला, और इसी वजह से तो जो एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है। तो क्या मुझे जबरदस्ती सरकार को पीनलाइज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगी, माई ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी 80,000 रुपीज ओनली। आई होप ये वाली बात अभी अच्छे से समझ में आ चुकी है। और इसके लिए एक वर्किंग नोट भी बनाया है, तो वर्किंग नोट भी देख लो। यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्सपेक्टेड रेंट इज 81,000 रुपीज। ठीक है, एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट इज 8,000 इंटू 10, और वेकेंसी रेंट कितना है, वेकेंसी रेंट इज 8,000 इंटू 2, तो यहां पर आ जाएगा 80,000, और यहां पर आ जाएगा आपका 8 2 16, ये तो एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट कितना हो जाएगा, 96,000। ठीक है, तो अगर एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर या उससे बड़ा है, तो क्या हमारे मन में कोई चोरी है? नहीं। तो जितना मिला वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। तो द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 80,000। द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज व्हाट, 80,000। ठीक है, अब इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये मिस्टर एक्स ओनर है, और म्यूनिसिपल टैक्सेस इन्होंने 15% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू पे किया है। तो 15% पूरी की पूरी म्यूनिसिपल वैल्यू की नहीं माइनस होगा, पूरी म्यूनिसिपल वैल्यू ये है 1,90,000 रुपीज किया होगा इन्होंने पे। आप मान लो इसको 1,90,000 रुपीज, 1,90,000 रुपीज का 15% कितना आया, टोटल म्यूनिसिपल टैक्सेस इन्होंने कितने पे किए, 28,500 रुपीज। लेकिन इनको डिडक्शन कितने का मिलेगा, सिर्फ 50% का ही डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि बचा हुआ जो 50% है वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहां पर इनको 14,250 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा। राइट, तो दिस विल बी 80,000 माइनस 14,250, दिस इज 65,750। आप एक काम ये भी कर सकते थे कि जो 15% है वो डायरेक्टली आप इस पे 95,000 रुपीज पर निकाल लेते, ये भी वही आती फिगर। ठीक है भाई, पूरी 1,90,000 की म्यूनिसिपल वैल्यू पर 15% निकालो, फिर उसको आधा करो, या म्यूनिसिपल वैल्यू के आधे का ही 15% निकाल लो, बात तो एक ही। ठीक, तो ये आ गया। अब ये कितना आ गया, 65,750, 65,750 का 30%, 19,725, क्योंकि ये 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, तो ये कितना आता है, दिस इज 19,725। और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, लेट्स सी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज 1,500 रुपीज पर मंथ, तो साल भर का कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज 1,500 रुपीज इंटू 12, ये पूरे मकान का आया, तो डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 9,000 और 9,000। तो यहां पर ये भी 9,000 का डिडक्शन यहां भी मिलेगा, और 9,000 का डिडक्शन यहां पर भी मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना, तो ओल्ड स्कीम है, ओल्ड स्कीम में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन तो मिल जाता है। तो यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है उसमें तो लॉस आएगा 9,000 रुपए का, और ये जो लेट आउट पोर्शन है 65,750 माइनस 19,725 माइनस 9,000, ये कितना आया, 37,025, 37,025। तो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी कितनी आएगी, वो आएगी 28,025। दिस इज योर नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या ये बात आप सबके समझ में आ गई है? ठीक है, दिस इज योर नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 28,025। अब आते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हो तो फिर कैसे होगा। तो अगर आपको याद हो, जब ये वाला क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था यहां पर, दिस इज पेज नंबर 12। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने बात की थी क्या,
कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं तो कोई भी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, मतलब उनकी NAV हम निल मान लेंगे और जो रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं उनको डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा। ठीक है, उनको डीम लेट आउट माना जाएगा। तो अब यहां पर वही बात आ रही है कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, आपको तीनों हाउस प्रॉपर्टीज की इनकम को सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले मान के चलो कि तीनों की तीनों हाउस प्रॉपर्टीज ना लेट आउट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो चलो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूं। Ganesh has 3 houses, all of which are self-occupied. The particulars of the houses for the previous year 25, 24, 25 are as under. अब यहां पर आपको तीनों हाउस प्रॉपर्टीज के ना अलग अलग पर्टिकुलर्स दिए हुए। आप सबसे पहले एक काम ये करो कि तीनों हाउस प्रॉपर्टीज की इनकम ऐसे मान के निकाल लो कि सपोज तीनों के तीनों लेट आउट है। ठीक है, सपोज तीनों के तीनों लेट आउट है, वैसे मानकर आप निकालो, करो। उसके बाद फिर अगला वाला स्टेप में बताऊंगा, तब आपको फिर और समझ में आएगा। तो पहले हम लोग यही करेंगे, तीनों हाउसेस को मान लेंगे कि ये लेट आउट है और उसके बाद इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो देखो यहां पर सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख। तो ये आ गई म्यूनिसिपल वैल्यू 3 लाख, म्यूनिसिपल वैल्यू 3 लाख। दूसरे की 3,60,000 और तीसरे की 3,30,000। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द फेयर रेंट, फेयर रेंट इज 375, 275, 380, 375, 275, 380। ठीक है, अब इनमें से जो भी हायर है, तो हायर है 3,75,000, 3,60,000 एंड वी हैव 3,80,000। फिर अभी स्टैंडर्ड रेंट देखो, 350, 370, 375। 350, 350, 370, 375। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेंट आएगा इनमें से जो भी लोअर है, तो इसमें लोअर है 350, इसमें है 360 और इसमें है 375। ये आ गया लोअर। अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल देखो आप, वो तो नील है, क्योंकि एक्चुअल में तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है ना, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल तो नील होगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 3,50,000, 3,60,000 और 3,75,000। ठीक है, अब हम इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, तो 12%, 8% और 6%। तो पहले वाले में से म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए की, तो 3 लाख का 12% कितना है, 36,000 रुपीज। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट में 8% है, नेक्स्ट में 8% है, तो दिस 3,60,000 का 8%, दिस इज 28,800। ठीक है, और उसके बाद वी हैव 6%, तो 330, 19,800, 19,800। ठीक है, तो नेट एनुअल वैल्यू क्या आ गई, 350 माइनस 36,000, दिस इज 3,14,000। ठीक, 360 माइनस 28,800, दिस इज 331,200। और उसके बाद 375 माइनस 19,800, दिस इज 355,200। ठीक, 314 का 30% कितना आता है, 94,200। 331,200 का 30% कितना आता है, 99,360। और 355,200 का 30% आता है 106,560। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन देखो, तो अभी हम लेट आउट प्रॉपर्टी मानकर कर रहे हैं, तो लेट आउट प्रॉपर्टी हाउस 1, कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है ही नहीं, यहां पर कुछ भी नहीं है, वेरी गुड। दूसरे का 55,000 रुपीज, पूरा 55,000 रुपीज का रिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी मान रहे हैं ना, तो हमें जानना ही नहीं है कंस्ट्रक्शन है, रिपेयर है, रिन्यूअल है, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन है, कुछ भी हो, आपको पूरे के पूरे का रिडक्शन मिल जाएगा। और तीसरा 1,75,000 रुपीज, पूरा का पूरा 1,75,000 रुपीज का आपको रिडक्शन यहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखो पहले वाले में 3,14,000 माइनस 94,200, ये कितना है, 219,800। दूसरे वाले में 331,200 माइनस 99,360 माइनस 55
73,000 कितना है 176,840। और तीसरे वाले में देखो 355,200 माइनस 106,560 माइनस 175 कितना आया 73,640, 73,640 ये आ गया। ठीक है, अब तीनों हाउस प्रॉपर्टीज की वैल्यू ऐसे आ गई ये मानते हुए कि मान लो तीनों की तीनों लेट आउट है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है विच compute Ganesh's income from house property for assessment year 25-26 and suggest which houses should be opted by Ganesh to be assessed as self-occupied so that his tax liability is minimum। इसकी टैक्स लाइबिलिटी को हमें मिनिमाइज करना है। तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, कहीं पर यह दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कि ओल्ड स्कीम से करना है या न्यू स्कीम से करना है, नहीं, तो हमें ओल्ड और न्यू दोनों स्कीम से इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, हम लोगों को इस क्वेश्चन को ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम दोनों की दोनों स्कीम से इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो पहले हम लोग डिफॉल्ट स्कीम से सॉल्व करेंगे, पहले हमेशा हम लोग डिफॉल्ट स्कीम से सॉल्व करेंगे। और अब हम लोग केसेस बनाएंगे। केसेस कैसे बनाएंगे कि चलो मान लो दिस एंड दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड दिस इज रेंटेड, दिस इज केस 1। केस 2 लेट्स से दिस एंड दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड दिस इज रेंटेड। ठीक है, केस 3 मान लो दिस एंड दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड दिस इज रेंटेड, राइट, ये तो डिफॉल्ट स्कीम का हुआ। फिर हम ओल्ड स्कीम में जाएंगे, ओल्ड स्कीम में भी ये तीनों केसेस बनाएंगे और फिर देखेंगे कि न्यू स्कीम में तीनों में से कौन सा बेस्ट केस आ रहा है, ओल्ड स्कीम में से तीनों में से कौन सा बेस्ट केस आ रहा है, और दोनों में से जो बेस्ट केसेस है फिर उनको कंपेयर करेंगे और जहां पर हमें कम से कम इनकम मिलेगी उस वाले को हम लोग ऑप्ट करेंगे। ठीक है, उस वाले को हम लोग ऑप्ट करेंगे। तो अभी यहां पर देखो केस 1 मान लिया HP1 एंड HP2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, HP3 डीम्ड लेट आउट। ठीक है, तो अगर हाउस प्रॉपर्टी 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर NAV इसमें भी निल इसमें भी निल। ठीक है, तो ये 30% वाले ये भी निल और ये भी निल। तो यहां पर जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी वो तो निल हो जाएगी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 अगर उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे, ध्यान से सुनना, अगर हाउस प्रॉपर्टी 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी, निल। उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई निल। हाउस प्रॉपर्टी 2 में देखो नेट एनुअल वैल्यू निल, ये निल। अब क्या ये 55,000 रुपीज का रिडक्शन मिलेगा, यस और नो, आओ देखते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, डिफॉल्ट स्कीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, चाहे रिपेयर के लिए लिया हो, चाहे रिन्यूअल के लिए लिया हो, चाहे परचेज के लिए लिया हो, किसी भी चीज के लिए नहीं, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिलता ही नहीं है। न्यू स्कीम में हम न्यू स्कीम कर रहे हैं तो यहां पर इसका भी कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये भी आ जाएगा 0। ठीक है, ये भी आ जाएगा क्या 0, ये भी आ जाएगा 0। ये वाली लाइन यहां पर नहीं होनी चाहिए थी, ये वाली लाइन यहां पर नहीं होनी चाहिए थी। और हाउस प्रॉपर्टी 3 वो तो लेट आउट मानी जा रही है ना, हाउस प्रॉपर्टी 3 डीम्ड लेट आउट मानी जा रही है, तो उसकी इनकम क्या आ रही है, उसकी इनकम आ रही है 73,640, 73,640। तो ये कितना हो गया 73,640। तो अगर हम लोग डिफॉल्ट स्कीम में जाते हैं और केस 1 देखते हैं कि HP1 और HP2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है और HP3 डीम लेट आउट है, तो हमारी टोटल इनकम कितनी आ रही है, टोटल इनकम आ रही है 73,640। अब हम ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 क्या है कि HP1 और HP3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है और HP2 डीम लेट आउट है। ठीक है, तो अब HP1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इनकम निल। HP3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसकी भी इनकम निल होगी। HP3 सेल्फ ऑक्यूपाइड तो इसकी भी इनकम निल हो जाएगी ना, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम है। देखो फिर से वही HP3 नेट एनुअल वैल्यू निल, 30% ऑफ 0 इज 0 और इंटरेस्ट। अब क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम है और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसका कोई रिडक्शन मिलता ही नहीं, चाहे 2 लाख हो 3 लाख 30,000 हो कुछ भी हो, कोई रिडक्शन मिलेगा ही नहीं। तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका निल, ये भी आ जाएगा निल। हाउस प्रॉपर्टी 2 की इनकम कितनी है 176,840, हाउस प्रॉपर्टी 2 की इनकम है 176,840, तो ये आ गया 176,840। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। 176,840 ये आ गया। अब तीसरा केस 2 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, HP1 को डीम लेट आउट मान लो, तो अगर क्योंकि हम ये उसमें जा रहे हैं ना, न्यू स्कीम में जा रहे हैं, तो 2 की भी इनकम निल, 3 की भी इनकम निल, और अगर 1 को हम लोगों को डीम लेट आउट मानना है तो 1 की इनकम क्या है 219,800, 1 की इनकम क्या है, 1 की इनकम है 219,800, तो ये क्या आया 219,800। तो ऑप्शन 1, 2 या 3 में से अभी तो सबसे बेहतर ऑप्शन नंबर 1 लग रहा है, क्योंकि यहां पर इनकम सबसे कम आ रही है, इनकम कम आएगी तो टैक्स भी कम देना होगा। तो सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा लग रहा है, अभी लग रहा है 73,640 वाला, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम में। अभी हम ओल्ड स्कीम में भी आने जा रहे हैं। ठीक है, ओल्ड स्कीम में आते हैं। अब देखो, तो इफ मिस्टर गणेश हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BSE 1 है,
ठीक है। तो अगर ओल्ड स्कीम में जाता है तो क्या होगा, फिर 3 केसेस, ऑप्शन 1 हाउस प्रॉपर्टी 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड, 3 को डीम लेट आउट। अब 1 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, अगर 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा तो ये नील और यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ है ही नहीं, तो ये आ जाएगा नील, ये आ जाएगा नील। ठीक है। अब देखो हाउस प्रॉपर्टी 2 का खेल, हाउस प्रॉपर्टी 2 का खेल देखना, दिस इज नील, बट ओल्ड स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है। ठीक है। अगर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद लिया हो, और कंस्ट्रक्शन लोन लेने के 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया हो, तो फिर 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज 30,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। आओ देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी 2 के लिए लोन लिया कौन से पर्पस के लिए था। तो ये है हाउस प्रॉपर्टी 2, 55,000। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर, रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो रिपेयर्स के लिए अगर लिया है तो 30,000 रुपीज तक का ही डिडक्शन मिलेगा। तो ये आ जाता आपका 30,000, यहां पर आ जाता 30,000, तो 0 और ये 30,000, लॉस आता आपका यहां पर 30,000 रुपीज का। ये बात आपको समझ में आ रही है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होती, सॉरी नेट एनुअल वैल्यू नील होती, ये भी नील होता, और यहां पर 30,000 होता, तो 0 माइनस 30,000, ये आपका 30,000 रुपए का लॉस आ जाता। तो यहां पर आएगा 30,000 रुपीज का लॉस। ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी को लेट आउट माना ही हुआ है, तो 73,640 निकाल ही लिया, 73,640। ठीक है, 73,640। तो अब यहां पर देखो क्या आएगा, माइनस 30,000 प्लस 73,640 कितना आ रहा है, 43,640, ये आ रहा है 43,640। डन। दूसरा केस देखो, 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 को डीम्ड लेट आउट। ठीक है। तो 1 को जब सेल्फ ऑक्यूपाइड माना था तो नील आया था, तो 1 में तो अभी भी नील ही होगा, और 2 क्योंकि डीम्ड लेट आउट है तो डीम्ड लेट आउट की वैल्यू यहां पर 176,840 दी ही हुई है, 176,840। 2 अब डीम्ड लेट आउट है ना, तो 176,840। ठीक है ना, 176,840 ये आ गया। और हाउस प्रॉपर्टी 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, अब देखो ये जीरो, अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन किस पर्पस के लिए लिया है, लेट्स सी, ये 175 इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन अप्रैल 2017 फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, तो परचेज के लिए लिया है। अब परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लेते हैं और 1 अप्रैल 1999 के बाद लेते हैं तो आपको उसका रिडक्शन मिल जाता है 2 लाख रुपए तक का। तो 175 ये अगर है तो आपको 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा, तो ये 1,75,000 रुपीज 2 लाख के अंदर ही है, तो 1,75,000 रुपीज का आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर ये 1,75,000 रुपीज का आपको यहां पर पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, तो यहां पर लॉस आएगा 1,75,000 रुपीज का, यहां पर लॉस आएगा 1,75,000 रुपीज का। तो अब ये मैं करता हूं 1,75,000 रुपीज का लॉस। ठीक है, 1,75,000 रुपीज का लॉस, तो 1,840 का नेट इनकम आएगी, 1,840 नेट इनकम कितने की आएगी, नेट इनकम आएगी 1,840। ठीक है। उसके बाद अब आओ तीसरे केस में। तीसरा केस क्या है कि 2 और 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 1 डीम्ड लेट आउट है। तो अगर 1 डीम्ड लेट आउट है तो 1 की इनकम है 2,19,800, 1 की इनकम है 2,19,800। ठीक है। अब 2, अगर 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, जब 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना तो 30,000 का लॉस, 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना तो 30,000 का लॉस। ठीक है। और जब 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना तो 1,75,000 रुपीज का लॉस, जब 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना तो 1,75,000 रुपीज का लॉस। तो नेट लॉस कितने का आ गया, नेट लॉस कितने का आ गया, 30,000 प्लस 1,75,000, नेट लॉस कितने का आ गया, 2,05,000 रुपए का आया। बट दिस हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज, बट दिस हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज। याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास मल्टीपल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं और सब, किसी का इंटरेस्ट आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, किसी का लोन आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, किसी का लोन आपने रिपेयर्स के लिए लिया हो, तो आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा लोन जिसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था उस वाली प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, और जिस प्रॉपर्टी के लिए लोन मैंने रिपेयर्स के लिए लिया था उस पर 30,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, तो टोटल 2,30,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता,
क्योंकि सभी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज मिलाकर जो टोटल लोन का इंटरेस्ट का रिडक्शन है वो 2 लाख रुपए क्रॉस नहीं हो सकता, तो इसलिए यहां पर 2 लाख रुपए का ये आ जाएगा। तो 219,800 माइनस 2 लाख रुपीज ये आता है आपका 19,800 रुपीज। और 19,800 रुपीज का मतलब क्या हो गया कि यहां पर आपको ओल्ड स्कीम में ऑप्शन 2 चूज करना चाहिए। तो न्यू स्कीम में आप ऑप्शन 1 पे जा रहे थे 73,640 और ओल्ड स्कीम में आप ऑप्शन 2 पे जा रहे हो 1840। तो अगर ये चूज करना हो कि न्यू स्कीम लेनी चाहिए या ओल्ड स्कीम लेनी चाहिए तो इस केस के लिए ओल्ड स्कीम लेनी चाहिए। क्या ये बात आप सब समझ में आ गई है? यस यस यस। यस, ये बात सबको समझ में आ रही है? क्विकली एवरीवन, क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है? यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग आते हैं, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ को ओनरशिप। को ओनरशिप मतलब जॉइंट ओनरशिप। मजा आ गया? फैन ऑफ एमएस धोनी? क्लियर? निशिता, आदर्श, मुस्कान, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ को ओनरशिप। को ओनरशिप में बड़ा मजा आता है। को ओनरशिप का मतलब क्या हो जाता है कि आपने जो भी है आप मानो ही मत, ठीक है, आप मानो ही मत कि प्रॉपर्टी जो है वो 2 लोगों की है या 3 लोगों की है। ठीक है, आप मानो कि प्रॉपर्टी एक ही इंसान की है, आप उसी के हिसाब से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो और जो भी इनकम आती है वो आप उन दोनों लोगों में उनकी ओनरशिप के परसेंटेज के बेसिस पर बांट दो। वो आप उन दोनों लोगों में उनकी परसेंटेज के बेसिस पर बांट दो। ठीक है, यहां पर बस एक मजेदार चीज ये हो जाती है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसमें जो भी लिमिट होती है ना वो पर को ओनर की मिल जाती है। ठीक है, जैसे यहां पर लिमिट क्या थी? 30,000 रुपए की थी और 2 लाख रुपए की थी। लिमिट क्या थी? 30,000 रुपए की और 2 लाख रुपए की लिमिट थी। तो अब यहां पर ये पर को ओनर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि टोटल आपको मकान, जैसे मैंने आपको बताया ना, पूरे मकान की वैल्यू का वो आपको देखना पड़ेगा कि पूरे मकान में जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मकान में आप मानो ही नहीं कि मल्टीपल को ओनर्स है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए मल्टीपल को ओनर्स का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो इससे बहुत बेनिफिट हो जाता है। सपोज मैं और मेरी वाइफ मिलकर एक लोन लेते हैं, राइट, सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए हम लोग लोन लेते हैं, राइट, उस पे सपोज 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं, मतलब हम दोनों मिलकर 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो 2 ही लाख रुपए अलाउड है ओल्ड स्कीम में। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर 2 ही लाख रुपए तक का तो लोन अलाउड है, इंटरेस्ट मतलब 2 ही लाख रुपए के इंटरेस्ट का रिडक्शन तो अलाउड है ओल्ड स्कीम में। लेकिन क्योंकि यहां पर 2 को ओनर्स है तो यहां पर हमें 4 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। यहां पर हमें 4 लाख रुपए तक का रिडक्शन मिल सकता है। तो जो 3,50,000 रुपीज हम दोनों मिलकर दे रहे हैं, हम दोनों को 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। तो 350 पूरा का पूरा उसमें आ जाएगा। तो यहां पर इसलिए मैंने लिखा हुआ है लिमिट में 30,000 या 2 लाख रुपीज इंटू नंबर ऑफ को ओनर्स। ठीक, ऑलराइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों के पास आता है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। फैन ऑफ एमएस धोनी, आदर्श राज निगम, अर्पिता शुक्ला, आयुषी। कॉन्फिडेंस आ रहा है? फटाफट से यहां पर बताओ मुझे चैट बॉक्स में, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्विकली टेल मी। कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस 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 कि हाँ यार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। कॉन्फिडेंस आ रहा है? आयुषी, आदर्श, तन्वी, श्रेया, ध्यानेश्वर, आयुषी, अर्पिता, प्रतिमा, निश्चिता, फैन। कॉन्फिडेंस तो बहुत आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, उतना ही चाहिए, बस कॉन्फिडेंस ही चाहिए हम लोगों को बहुत। इतने लेंदी क्वेश्चन, हाँ जी मुस्कान मित्तल, आते हैं, क्या करें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, लिख लिख कर, मॉक टेस्ट पेपर्स दे देकर आते हैं। इंटरमीडिएट में हो अब आप, है ना। चलो, एरियर्स ऑफ रेंट। एरियर्स ऑफ रेंट का मतलब होता है जो रेंट आपको पहले मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, किसी भी वजह से, कुछ भी हो सकता है। मान लो पहले आपने वो अनरियलाइज था, किराएदार जो किराएदार था वो रेंट लेकर भाग गया, अब वो आ रहा है देने, तो वो भी एरियर्स ऑफ रेंट हो गया। मान लो पहले आपके किराएदार के साथ कुछ डिस्प्यूट था, तो अब वो डिस्प्यूट सॉल्व हुआ तो उसने दिया, ये भी हो गया एरियर्स ऑफ रेंट। तो एरियर्स ऑफ रेंट जिस साल आपको मिलेगा वो उस साल टैक्सेबल हो जाएगा आफ्टर फ्लैट 30% ऑफ डिडक्शन। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ रिकवरी, टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिकवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओनरशिप रिक्वायरमेंट, अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस साल ये एरियर्स पुराने वाला रेंट आपको मान लो इस साल रिकवर हुआ और इस साल आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर थे ही नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टैक्सेबल वेदर द एसएससी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन दैट फाइनेंशियल ईयर और नॉट। एंड एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आपने किया हुआ है तो उसको इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट रेंट, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो है कॉम्पोजिट रेंट का।
कॉम्पोजिट रेंट का मतलब होता है जब आपको बिल्डिंग के साथ साथ कुछ और फर्नीचर फिक्सचर्स भी दिए जाते हैं, कुछ और अमेनिटीज भी आपको मिल रही हैं। ठीक है, एक तो होते हैं अनफर्निश्ड फ्लैट्स जहां पर आपको सिर्फ 4 दीवारी का मकान दे दिया और कुछ भी नहीं है, और दूसरा होता है आपके फर्निश्ड फ्लैट्स। जब आप रेंट पे लेते हो मकान तो वहां पर पलंग भी होगा, वहां पर फ्रिज भी होगा, टीवी भी होगा, एसी भी होगा, वहां पर सारी चीजें होंगे, सोफे वोफे भी लगा होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग फर्निश्ड फ्लैट। तो फर्निश्ड फ्लैट के लिए जो भी आपसे रेंट लिया जाता है उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट रेंट। क्यों? क्योंकि वो एक तो बिल्डिंग के लिए भी रेंट लिया जा रहा है और वो जो भी फर्नीचर फिक्सचर है उसके लिए भी आपसे रेंट लिया जा रहा है। ठीक है, अब अगर आपका जो अग्रीमेंट है, रेंट अग्रीमेंट है, उसमें अलग अलग करके दिखाया हुआ है कि देखो आपसे 30,000 रुपए महीने का रेंट लेंगे, 20,000 इज फॉर द बिल्डिंग एंड 10,000 रुपीज पर मंथ इज फॉर द फर्नीचर। ठीक है, तो जो बिल्डिंग के लिए प्रॉपर्टी वो लिया हुआ है वो तो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और जो 10,000 रुपए बाकी फर्नीचर फिक्सचर के लिए रेंट लिया जा रहा है दैट विल बी टैक्सेबल आइदर अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, वो या तो प्रॉफिट, वो या तो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा या फिर आईएफओएस हेड में टैक्सेबल होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जो ओनर है उसका काम क्या है। क्या उसके पास बहुत सारी इस टाइप की बिल्डिंग्स हैं जिनको वो रेंट पे दे रहा है और यही उसका धंधा है, तो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं तो आईएफओएस। ठीक है, अगर अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है, मान लो रेंट अग्रीमेंट में सेपरेट सेपरेट नहीं लिखा हुआ है कि 30,000 का तुम्हारा महीने का रेंट है, उसमें से कितना हाउस प्रॉपर्टी के लिए और कितना तुम्हारा एसेट्स के लिए है, तो फिर हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि पूरा का पूरा या तो पीजीपीपी या तो आईएफओएस, हाउस प्रॉपर्टी का पोर्शन नहीं माना जाएगा। ठीक, if let out of property is not possible without other assets, then total rent is taxable under the head PGBP IFOS whether agreement is separable or not। ठीक है, जब अग्रीमेंट चाहे सेपरेबल हो चाहे ना हो, अगर बिना एसेट्स के रेंट करना पॉसिबल ही नहीं है, जैसे वर्क स्टेशंस होते हैं, अगर तो वर्क स्टेशंस में अगर आपने कोई वर्क स्टेशन बना रखा है तो वहां पर तो आपको एटलीस्ट टेबल, चेयर, वाईफाई, कंप्यूटर, ये सब तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बिना आप रेंट पॉसिबल ही नहीं कर, रेंट पे देना प्रॉपर्टी को पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला जो भी आप रेंट लोगे ये या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा या तो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। बिल्डर के केस में कोई एक बिल्डर है, ठीक है, कोई एक बिल्डर है डीएलएफ टाइप का, उसने प्रॉपर्टीज बना बना के रखी हुई है अपने पास। ठीक है, अब वो उनको बेच भी नहीं रहा है, उनको किराए पर भी नहीं दे रहा है। तो देखो, जब भी कोई बिल्डर हाउस प्रॉपर्टी को बनाकर बेचता है, जब भी कोई बिल्डर हाउस प्रॉपर्टी को बनाकर बेचता है तो ये इनकम, तो ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। और जब भी कोई बिल्डर हाउस प्रॉपर्टी बनाकर उसको किराए पर देता है तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन कोविड के टाइम पर एक ना रियायत दी गई थी। यहां पर क्या हो गया था, कई सारे लोग ऐसा करते थे कि अपनी प्रॉपर्टी बना ली और उसके बाद उसको ना तो बेच रहे ना तो उसको किराए पर दे रहे, ना तो उसको बेच रहे और ना तो किराए पर दे रहे। ठीक है, तो कोविड के टाइम पे तो वैसे भी प्रॉपर्टी के रेट्स काफी गिर गए थे। तो यहां पर उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर जो कि अभी भी हैं, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बोला था कि देखो, अगर स्टॉक एंड ट्रेड की तरह से आप रख रहे हो, 2 साल तक हम अलाउ करेंगे, 2 साल तक हम लोग अलाउ करेंगे। मतलब अगर आपने सपोज 16 जुलाई 2022 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो हम 22-23 तो चलो ठीक है, आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया, 23-24 और 24-25 हम 2 साल बोलेंगे कि चलो कोई बात नहीं, आप बायर्स ढूंढ रहे हो, 2 साल। लेकिन 2 साल के बाद उसको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा और जो भी इनकम हम कैलकुलेट करेंगे वो आईएफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, राइट। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप का मतलब होता है कि जहां पर आपने ओनरशिप लीगली तो ट्रांसफर कर दी, जहां पर आपने ओनरशिप लीगली तो ट्रांसफर कर दी, लेकिन फिर भी आप ही ओनर माने जाओगे, जो भी इनकम आएगी वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड ओनरशिप। तो पहला है केस ट्रांसफर टू स्पाउस। कई सारे लोग क्या करते हैं, अपनी वाइफ के नाम पर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, या वाइफ या हस्बैंड के नाम पर अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा लेकर ट्रांसफर कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर फ्री में ट्रांसफर कर दिया, अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, जाओ मेरा मकान ले जाओ, ठीक है, और फिर वाइफ ने क्या किया, प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया, जो भी रेंटल इनकम आएगी वो वाइफ के हाथ में टैक्सेबल हो रही है, वाइफ की इनकम कम है, टैक्स कम लग रहा है, तो लॉ कहता है ये सब नहीं चलेगा। अगर तुमने ट्रांसफर किया है हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को फ्री ऑफ कॉस्ट या कम पैसे में ट्रांसफर किया है, तो आप ही इसके डीम्ड ओनर कहलाओगे और आपको जो पैसा, जो वाइफ को रेंट मिलेगा उसको आप ही की इनकम माना जाएगा, आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, अगर लिविंग अपार्ट वाली सिचुएशन है कि मान लो सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया या कुछ भी हो गया, और तब कम प्राइस पर या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में या फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी ने मतलब हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, सपोज हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर किया, तो उस केस में सरकार ये नहीं कहती कि नहीं हस्बैंड ही उस पर रेंटल इनकम पर टैक्स देगा, उसमें कहती है कि वाइफ को टैक्स देने दो। ठीक है,
अब वाइफ वाला क्लॉज यहां पर आ गया तो लोगों ने माइनर चाइल्ड को देना शुरू कर दिया। तो यहां पर भी सरकार ने बोला कि अगर आप अपने माइनर चाइल्ड को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो उससे जो भी रेंटल इनकम होगी आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगी, क्योंकि डीम्ड ओनर आप ही होगे। फिर होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। इम्पार्टेबल एस्टेट का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लीगली डिविजिबल नहीं है, तो जो मेन होल्डर होता है उसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जैसे आप बड़े बड़े रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस देखते हो, तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस में अलग अलग फ्लैट्स होते हैं, तो वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इज नथिंग बट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अगर मेरा वहां पर फ्लैट है तो मैं उसका मेंबर हो जाता हूं, आई एम अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि फ्लैट का ओनर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इफ आई एम द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी देन आई एम ओनली द डीम्ड ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लैट, राइट। नेक्स्ट आ जाता है पोजेशन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। पोजेशन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज किसी ने मुझसे कहा कि निशु भैया आप अपनी एक प्रॉपर्टी मुझे बेच दो। मैंने कहा चलो ठीक है बेच देते हैं। अब मैंने कहा चलो पैसा वैसा बाद में हो जाएगा, तुम जाके रहना शुरू कर दो, मकान खाली पड़ा है। अब आपने वहां पर मकान में जाकर रहना मकान खाली पड़ा हुआ था, आपने जाकर वहां पर रहना शुरू कर दिया। फिर रहने के साथ साथ आपने उसको किराए पर भी दे दिया। अब जब किराए पर दे दिया तो सरकार ने आपसे कहा भैया टैक्स दो, तो आप कह रहे हो अरे मेरे नाम पर थोड़ी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो निशु भैया के नाम पर है, जाके निशु भैया से टैक्स लो। तो सरकार कहती है भाई इससे थोड़ी होता है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही गया ना, तुमने यहां पर आके रहना तो शुरू कर ही दिया। तो तुमने जब यहां पर आके रहना शुरू कर दिया तो भैया आप ही डीम्ड ओनर माने जाएंगे, आप ही को वो देना पड़ेगा, रेंट पे टैक्स देना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज एक्विजिशन अंडर लॉन्ग टर्म लीज। अगर मैं 12 साल या 12 साल से ज्यादा के लिए कोई हाउस प्रॉपर्टी किराए पर लेता हूं, मैं ओनर नहीं हूं, मैंने खरीदी नहीं है, लेकिन अगर मैं 12 साल या 12 साल से ज्यादा के लिए कोई हाउस प्रॉपर्टी किराए पर लेता हूं तो मैं ही डीम्ड ओनर कहलाऊंगा। और इसी के साथ हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रिवीजन को यहां पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन। और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना, आप बताना कि सेशन आपको कैसा लगा। आपका एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए इतना ज्यादा मोटिवेटिंग होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब अक्सर टीचर्स स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, बट द ओनली वे यू गाइस कैन मोटिवेट मी, यू गाइस कैन मोटिवेट अस टीचर्स इज बाय जस्ट ड्रॉपिंग अ स्मॉल कमेंट ऑफ अप्रिसिएशन, a small like, and that does wonders for us, right? So I'll see you guys tomorrow. Take care, अपना ध्यान रखो। बाकी जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर रिविजन किया है, प्लीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। Until and unless you do not practice the questions, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ प्रोविजंस को सीख के जाने का, रट के जाने का कोई पॉइंट नहीं है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस।